अमेरिका ईरान पर सबसे बड़ा हमला करने जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी नई धमकी में कहा है कि वो ईरान पर ऐसा कहर बरपाएंगे कि ईरान पूरी तरह टूट जाएगा। उन्होंने कहा कि खर्ग आइलैंड पर कब्जा किया जाएगा और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि ईरान पहले से ही कमजोर है, उसकी वायुसेना, थल सेना, जल सेना सब तबाह हो चुकी है। ऐसे में उस पर कब्जा करना, उसको और ज्यादा तोड़ना बहुत ही आसान है। उधर ईरान से भी काफी जवाबी पलटवार आ रहा है। ईरान से कहा जा रहा है, ईरान की ओर से, कि आप एक बार कोशिश करके देख लीजिए, आपने पहले भी कोशिश की है, इस बार भी हम आपको वैसा ही मजा चखाएंगे। तो क्या ट्रंप सिर्फ बातें कर रहे हैं? क्या उनकी ये कोई नई चाल है जिससे वो दबाव डालकर ईरान को समझौता मानने के लिए झुकाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर सच में अमेरिका ऐसा हमला करने जा रहा है? अगर अमेरिका हमला करने जा रहा है तो उसकी तैयारियां क्या हैं, हमले का स्वरूप क्या हो सकता है, हमले का समय जो ट्रंप के द्वारा दिया गया है वही रहेगा या उसमें भी कोई फेरबदल हो सकता है? इन सब मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। तर्कश में हमारे साथ बातचीत में एक बेहद ही खास मेहमान ज्वाइन कर रहे हैं। कर्नल संजीव सिरोही सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो रक्षा विशेषज्ञ हैं। सिरोही सर, ट्रंप का बयान तो आपने सुना ही होगा सर। उन्होंने एक पोस्ट किया सोशल मीडिया पर और वो कह रहे हैं कि आज रात यानी गुरुवार की रात ईरान पर सबसे बड़ा हमला होगा। वैभव जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आप अपने चैनल पे आमंत्रित किया। जय हिंद। देखिए, जहां तक डोनाल्ड ट्रंप साहब का सवाल है, पिछले 3-4 महीने में हमने देख लिया है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो कहते हैं वो करते नहीं है और जो करते हैं वो कहते नहीं है। तो उनका ये रवैया जो है सबको पता है। उनका सिर्फ जो है वो बड़बोले हैं, ऊंची ऊंची बातें करते हैं। वो कितनी दफे कह चुके हैं कि हम ईरान को जो है नक्शे से मिटा देंगे, हम ईरान को तबाह कर देंगे। आप ईरान के ऊपर कितनी भी मिसाइलें ठोके, कितने भी आप ड्रोन ठोके, कितने भी रॉकेट ठोके, आप ईरान को तबाह नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी देश को तबाह करने के लिए उसका जो है ग्राउंड ऑपरेशन बहुत जरूरी है। और आप में ग्राउंड ऑपरेशन करने की क्षमता तो है, लेकिन उसकी जो कैजुअलिटीज हैं उनको बर्दाश्त करने की आपके अंदर क्षमता नहीं है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो है रवैया है। और मैं आपको ये बता दूं कि जो इनका जब इन्होंने हमला किया, कल जो हमला किया था, उन्होंने 3 जगह जो है, एक डीसैलिनेशन प्लांट को भी किया सीकरी में और बंदरबास पे, और बाकी 2 जगह और हमला किया। उस हमले में उनके बाद जो सेंट्रल कमांड से जो ट्विटर किया गया, उसमें ट्वीट किया गया, उसमें ये कहा गया कि सेल्फ डिफेंस में किया गया है। तो अमेरिका को पता है कि अमेरिका जो है अब हर चीज जो कर रहा है वो सेल्फ डिफेंस के नाम से कर रहा है। और वो उसको पता है कि अगर वो फुल फ्लेज वॉर ईरान के ऊपर हमला करता है तो फिर जो है वही हाल होगा जो पहले हाल हुआ था, वो इस लड़ाई से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो जहां तक डोनाल्ड ट्रंप साहब का सवाल है, हमें उनकी बातों पे ज्यादा तवज्जो नहीं दे सकता। अगर उन्होंने कहा कि आज रात ऐसा होगा, तो आप जो है हैरान मत होइए अगर जो है वो हमले से पहले आधा घंटा 1 घंटा पहले कि मैंने अभी हमले को रोक दिया है, क्योंकि ईरान जो है डील के लिए राजी है। जी वैभव जी। बिल्कुल सर, और ये बात हम अपने दर्शकों को लगातार बता रहे हैं कि ट्रंप लगभग 37 बार मार्च के बाद से बोल चुके हैं कि ईरान के साथ अलग समझौता होने ही जा रहा है, ईरान हमारी शर्तें मानने ही जा रहा है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। तो ऐसे बढ़ चढ़कर दावे तो करते रहते हैं, लेकिन सिरोही सर, ट्रंप ने इस बार अपने जो हालिया बयान है उसमें कहा है कि वेनेजुएला की तरह हम खर्ग आइलैंड पर कब्जा करेंगे और वो हमारा हो जाएगा। क्या ऐसा मुमकिन है सर, अगर सेना भी उतारते हैं तब भी? देखिए, ये चीज अगर जब इन्होंने पिछले साल हमला किया था, जून के महीने में इजराइल ने जब किया था, अगर वो सरप्राइज एलिमेंट अगर ये रखते तो शायद ये इनको कामयाबी मिल जाती। पिछले साल इन्होंने 12 दिन लड़ाई लड़ी, उसके बाद ईरान ने और तैयारी की, इसके बाद इन्होंने 8 अप्रैल तक फिर लड़ाई करी, फिर 8 अप्रैल से लेके अब तक जो है एक तरीके का सीज फायर जो है उसमें ईरान को फिर सांस लेने का मौका मिल गया। तो ईरान की तरफ से IRGC पूरी तरह तैयार है। अगर ये खर्ग आइलैंड पे बोल रहे कि हम कब्जा करेंगे, अगर इन्होंने ये गलती करी, तो ये मेरे को लगता है डोनाल्ड ट्रंप साहब की अब तक की जितनी भी गलतियां की, गलतियां तो उन्होंने बहुत की है, लेकिन उन गलतियों में अगर हम देखेंगे तो ये सबसे बड़ी गलती होगी अगर वो ग्राउंड ऑपरेशंस खर्ग आइलैंड पे करते हैं। क्योंकि बिना ग्राउंड ऑपरेशंस के आप कितनी भी मिसाइलें मार ले, आप जो है अपना ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं कर सकते। तो वो जो अगर खर्ग आइलैंड पे अपनी फौज को उतारते भी हैं, तो वो जो है ईरानी बिल्कुल तैयार बैठे हैं। और अब ईरान का जो डिसीजन मेकिंग है, जो उनका डिसीजन दिया जाता है,
वो आईआरजीसी के जो कमांडर है वाहिनी साहब, उनसे लिया जाता है। वो बहुत बड़े हार्डलाइनर हैं, एक हॉक है जो बहुत तजुर्बेदार हैं, और वो जो है इस चीज का मुकाबला पूरा करेंगे। जी बिल्कुल। सिरोही सर, खर्ग आइलैंड पर ईरान की सुरक्षा व्यवस्था कैसी है, उसके कितने सैनिक हैं? देखिए, ये कहना तो बड़ा मुश्किल है कि उसके कितने सैनिक हैं, लेकिन यहाँ ये जरूर है कि उसने जो है, क्योंकि जब आप लोगों को याद हो, जब लड़ाई शुरुआत में लड़ाई हुई थी तो खर्ग आइलैंड के ऊपर भी हमला किया गया था, और उसमें जो है उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। लेकिन वो सिर्फ एक तरह का एक सिंबॉलिक था, ताकि ईरान को ये मैसेज देने के लिए आप जो है समझौता कर लीजिए। उसके बाद ईरान ने वहां पे पूरी तैयारी कर रखी होगी, और जो है आईआरजीसी पूरी तैयार है। और ये डोनाल्ड ट्रंप साहब, बता रहा हूँ, डोनाल्ड ट्रंप साहब कितना भी बोले, डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है इसके ऊपर हमला नहीं करेंगे। आप ये देखिए, अमेरिकन आर्मी के लिए ये जो फेज चल रहा है, ये उनका लगता है कि मेरी जिंदगी में उनका सबसे जो है खराब फेज है, क्योंकि अमेरिकन आर्मी बहुत स्ट्रांग है, बड़ी डेडिकेटेड है, एक्सपीरियंस्ड है, लेकिन उनका जो लीडर है, सुप्रीम लीडर डोनाल्ड ट्रंप साहब है, वो बहुत कमजोर आदमी है। और कमजोर आदमी ही इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलता है। जो आदमी ताकतवर होता है, जिसकी मेंटली और फिजिकली ना सही लेकिन मानसिक तौर पर जो ताकतवर होता है, वो इतने बड़बोले नहीं करता। जॉर्ज बुश साहब ने जो है अफगानिस्तान में हमला किया, उसके बाद बाकी जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने हमला किया, इराक वगैरह में उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करी, उन्होंने हमला किया तो हमला किया। अब ये जो है पिछले 3-4 महीने से कह रहे हैं कि हम नक्शे से मिटा देंगे, एयरफोर्स हमने खत्म कर दी, उनकी नेवी हमने कर दी खत्म, उनकी एयर डिफेंसेस खत्म कर दिए। अगर उनकी चीजें सारी खत्म हो गई, फिर अपाची हेलीकॉप्टर इनका गिर कैसे गया? तो ये सब चीजें बोलने की हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है खर्ग आइलैंड को, मेरा ये मानना है, खर्ग आइलैंड के ऊपर हमला नहीं करेंगे। वैभव जी। बिल्कुल सर। ईरान की ओर से भी सर एक दावा किया गया है। ईरान की ओर से कहा गया है कि युद्ध शुरू होने के बाद हमने अपनी सैन्य ताकत को और मजबूत कर लिया है। अब हमारे पास पहले से कहीं अधिक उन्नत और प्रभावी हथियार हैं और सैन्य क्षमताएं भी हमारी बढ़ गई हैं। ईरान ऐसा कह रहा है कि उसने युद्ध के दौरान और जब युद्ध विराम की घोषणा हुई, तात्कालिक तौर पर सीज फायर हुआ, उसके बाद से वो लगातार अपने हथियारों को बढ़ा रहा है और नई नई मिसाइलों को और भी ज्यादा उनका प्रयोग कर रहा है, उनको फिर से बना रहा है। आपके हिसाब से सर, सैन्य ताकत क्या सच में ईरान ने बढ़ा ली है अपनी, या फिर वो भी अमेरिका को ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि देखो हम कमजोर नहीं है? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जब दो देश या कोई भी दो लोग अगर आपस में लड़ाई लड़ते हैं तो एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर किया जाता है, ताकि दूसरे के ऊपर मानसिक तनाव उसका बढ़ा दिया जाए और उसका मनोबल को गिरा दिया जाए। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप साहब बोल रहे हैं तो ईरान भी बोल रहा है। अब वो कितनी क्षमता बढ़ी है उसका हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, ये बात जरूर मैं मानता हूं कि उनकी जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज है, वो क्षमता जरूर बढ़ी है। वो इसलिए बढ़ी है कि उनको पिछले साल पता लग गया था कि ये जो 12 दिन की लड़ाई है, जिसमें यूनिलैटरली डोनाल्ड ट्रंप साहब ने सीज फायर किया था, ये लड़ाई का अंत नहीं है, ये एक लड़ाई का कॉमा है, ये फुल स्टॉप नहीं है। तो कॉमा जब लगता है तो इसका मतलब वो सेंटेंस अभी पूरा नहीं हुआ है। तो ईरान को ये पता था कि ये लड़ाई अभी आज नहीं, 6 महीने बाद, 1 साल बाद हमको दोबारा लड़नी होगी। तो उस समय ये एक सबक ईरान ने सीखा कि आपको अपनी क्षमता को दिन रात बढ़ाए रखना, और उसको बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने जो अंडरग्राउंड जो सिस्टम्स हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, उनको इतना नीचे अंडरग्राउंड कर दिया कि आप कितने भी हमले करते रहे उनके ऊपर असर नहीं पड़ेगा। और वही चीज होती रही, और ये लड़ाई जो भी चली 8 अप्रैल तक, इस लड़ाई के दौरान भी उन्होंने अपनी क्षमता और बढ़ाई। और हर लड़ाई के बाद हर दिन जो है आदमी कुछ ना कुछ सीखता है, तो उन्होंने ये सीखा कि किस तरीके से अमेरिका को न्यूट्रलाइज किया जाए, और वो मेरे हिसाब से वो इसमें कामयाब भी रहे हैं, और उनकी क्षमता और भी बढ़ गई है। ये तो जो है पेंटागन की अपनी रिपोर्ट है कि उनके पास 60% कैपेबिलिटीज ऑलरेडी है जो पहले थी। उसके बाद अगर उन्होंने उसमें एड ऑन किया है, तो आप अंदाजा ये लगा सकते हैं कि हो सकता है कि 28 फरवरी से पहले जो उनकी ताकत थी, हो सकता है वो ताकत या तो उतनी हो या उससे थोड़ी बहुत कम होगी, लेकिन क्षमता उनकी अभी भी है। और वो जो है अमेरिकन को और इजराइल को और बाकी जो गल्फ कंट्रीज में बेसिस है, अमेरिकन बेसिस है, उनके ऊपर हमला करेगा। आप देखिए, परसों जो हमला किया वो 20-21 जगह टारगेट पे हमला किया और 4 जगह वो कामयाब रहे।
तो इसका बिल्कुल। मतलब वो कामयाब हो रहे हैं, तो वो जो है इस लड़ाई को उस मोड़ तक ले जाएंगे जिस पे डोनाल्ड ट्रंप साहब को ना अभी उनको एग्जिट मिल रहा है, ना आगे जाके तो और एग्जिट मिलना मुश्किल है। वैभव जी। बिल्कुल। सर, जब ऐसी दावे सामने आते हैं, ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं कि ईरान अभी भी ताकतवर है, तो सर सवाल यह भी उठता है कि 28 फरवरी के बाद जो लगातार हमले किए थे अमेरिका और इजराइल ने मिलकर, उनका फिर मतलब क्या निकला? अगर ईरान अभी भी ताकतवर है तो क्या वो हमले सटीक नहीं थे, या वो नहीं नहीं, ईरान हाँ, की उन जगहों पर नहीं पहुंच पाए जहां मिसाइलों का जखीरा रखा था या ड्रोन जहां पर नहीं रखे थे? नहीं, देखिए सटीक थे। ईरान ने, इजराइल ने और अमेरिका ने जो हमले किए वो बिल्कुल सटीक थे। टारगेट्स को डिस्ट्रॉय किया गया, लेकिन उस लेवल तक डिस्ट्रॉय नहीं किया कि जिसमें आप जो है दुश्मन को मजबूर कर दें घुटने टेकने के लिए। ईरान ने घुटने नहीं टेकी हैं। और बार बार जो पीस डील की बात कर रहे हैं, नेगोशिएशन की बात कर रहे हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं और ईरान वाले फिर उसके जवाब देते हैं। ईरान अपनी तरफ से कभी ये नहीं कहता कि हम जो है पीस चाहते हैं या हम जो है शांति का प्रस्ताव रखते हैं, कभी नहीं कहता। अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब अपनी शर्तों पे अड़े हुए हैं तो ईरान भी अपनी शर्तों पे अड़ा हुआ है, बल्कि अब तो और ज्यादा अड़ा हुआ है। क्योंकि अब पहले अगर आप ये 15 मतलब मार्च के महीने में, फरवरी के महीने में या मार्च के महीने में अगर कोई फैसला हो जाता। अब तो पूरा कंट्रोल वाहिदी साहब के पास है। और जब तक आईआरजीसी को आप बर्बाद नहीं करेंगे, जब तक उनकी मिलिट्री कैपेबिलिटीज बर्बाद नहीं करेंगे, तब तक आप ईरान को नेगोशिएटिंग टेबल पे लेके तो आ जाओगे, लेकिन आप अपनी मर्जी के जो आपके जो डिमांड्स हैं उनको आप पूरा नहीं करा पाओगे। जी। बिल्कुल सर। ये बात तो सर सभी कह रहे हैं कि जब तक आईआरजीसी की पकड़ ढीली नहीं पड़ेगी या वो कमजोर नहीं होगी, तब तक ईरान में जो सपना है नेतन्याहू ट्रंप का कि सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, वो तो नहीं हो पाएगा। लेकिन सर, क्या इन लोगों के दिमाग में अभी भी एक बड़ा हमला करने की योजना नहीं होगी कि एक बार फिर से ट्राई करके देख लेते हैं, या अब ये लोग पीछे हटना चाहते हैं कि बहुत हो गया? देखिए, जहां तक इसराइल का मामला है, इसराइल का सवाल है, इसराइल पहले दिन से बिल्कुल क्लियर है कि इसराइल को क्या करना है। उसने हमास की कमर तोड़ दी, अब वो हिजबुल्लाह की कमर तोड़ने के लिए पूरा उत्सुक है और वो कमर तोड़ रहा है। और इसी वजह से जो है ईरान जो है बार बार इसराइल के ऊपर हमला कर रहा है, क्योंकि उसको पता है ईरान को कि जिस तरीके से हमास खत्म हो गया और हिजबुल्लाह भी उसी तरीके से अगर खत्म हो गया, तो ईरान का जो बहुत बड़ी जो एक कैपेबिलिटी थी, एक ताकत थी, जिसकी वजह से वो पूरे मिडिल ईस्ट में और खास तौर पर इसराइल के ऊपर हमेशा खतरा मंडराता रहता था, वो खतरा बहुत हद तक खत्म हो जाएगा। तो ये तो जहां तक इसराइल का सवाल है वो पूरी क्लियर है और उनका मकसद है कि हिजबुल्लाह को बिल्कुल खत्म करना और ईरान को इतना खत्म करना कि अगले तकरीबन 20-30 साल तक ईरान दोबारा इसराइल के ऊपर हमला करने की क्षमता ना रख सके। ये तो इसराइल का मामला है। जी। अभी अमेरिका का मामला ये है कि अमेरिका चाहता है कि किसी तरीके से नेगोशिएशन कामयाब हो जाए, सीजफायर हो जाए, डोनाल्ड ट्रंप साहब अपनी पीठ को थपथपा ले और बोले जी हमने तो जो कुछ हासिल करना था वो हमने हासिल कर लिया और अब हम जा रहे हैं। लेकिन उसको करने के लिए ईरान उनको मौका ही नहीं दे रहा। ईरान अब बिल्कुल क्लियर है, ईरान को पता है कि नेगोशिएशन करना, शांति का प्रस्ताव रखना, ये डोनाल्ड ट्रंप साहब की मजबूरी हो गई है। जी। बिल्कुल सर। पिछले दिनों, 2-3 दिनों से जो लगातार ईरान की ओर से हमले किए जा रहे हैं सर, उसको लेकर भी एक दो सवाल है आपसे। जैसे बहरीन में हमले हुए हैं, जॉर्डन में हमले हुए हैं, आपने खुद ही बताया किस ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिसमें 3-4 सफल भी रहे हैं। ईरान सर ऐसा करके क्या दिखाना चाहता है? ईरान ये दिखाना चाहता है इन कंट्रीज को, चाहे वो बहरीन हो, चाहे वो जॉर्डन हो, चाहे वो कुवैत हो, चाहे वो यूएई हो, सऊदी अरेबिया हो, इनको ये दिखाना चाहता है कि आप जिसके भरोसे बैठे थे, आपने सोचा था कि अमेरिकन बेसिस को, अमेरिकन को जमीन दे के और उनके बेसिस बना के आप एक अपने लिए सिक्योरिटी खरीद सकते हैं, आप अपनी सिक्योरिटी को यकीन कर सकते हैं कि हाँ हम सिक्योर है। वो सिक्योर नहीं हो आप। हम जब चाहे आपके ऊपर हमला कर सकते हैं। और बहरीन पे हमला करने का तो क्योंकि जो सेंट्रल कमांड का जो 5th फ्लीट है उनका वहां पे जो हेडक्वार्टर है उसके ऊपर हमला करते हैं। जॉर्डन में जो है जहाँ पे F-35 रखे गए हैं वहां पे हमला करते हैं। तो ये सिर्फ इन देशों को ये बताने के लिए कि आप अमेरिकन के भरोसे रहोगे तो आपके ऊपर हमेशा खतरा मंडराता रहेगा
और मैं, वैभव जी, जब से ये लड़ाई शुरू हुई है तब से मैं ये कहता आ रहा हूं कि ये जब लड़ाई खत्म होगी तो मिडिल ईस्ट का जो ऑर्डर है वो चेंज होगा। अमेरिकन का जो है वहां पे जो बोलबाला था वो अमेरिकन का बोलबाला मिडिल ईस्ट में भी खत्म होगा और पूरी दुनिया में भी खत्म होगा। सबको पता लग गया है कि जो मिलिट्री पावर होने से आप किसी देश के ऊपर, अगर वो देश के अंदर जज्बा है, जुनून है, तो उसको आप घुटनों पे नहीं ला सकते। जी बिल्कुल सर। भारत को लेकर भी एक सवाल है सर। भारतीय जहाजों पर हमला हुआ है जिसमें भारतीयों की मौत भी हुई है। विदेश मंत्रालय ने कड़ा विरोध दर्ज करवाया है, अमेरिकी दूतावास को बुलाकर भी, वहां के मौजूद कर्मचारियों को बुलाकर। क्या हम सर अमेरिका से सीधे बातचीत करके पीएम मोदी और ट्रंप के जो रिश्ते हैं उसकी वजह से क्या हम इन हमलों को रोक नहीं सकते? भारतीयों की जान का सवाल हो जहां पर। देखिए, बिल्कुल रोकना चाहिए। और रोक, मैं तो कहता हूँ जिस दिन पहले दिन हमला किया था तो भारत सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी। उसके बाद जब ये दूसरा हमला हुआ है जिसमें जो है 24 आदमी थे, जिसमें 21 को बचा लिया गया है और 3 जो है लापता हो गए, वो कहाँ पे है, कोशिश की जा रही है, अभी पता नहीं लगा है। उसके बाद आपने जो है जो चार्ज दी अफेयर है, डिप्लोमेट है, उसको आप बुलाते हैं, उसको डिमार्शे इश्यू करते हैं। डिमार्शे एक ऐसी चीज है जिससे आप अपनी जो है गुस्सा जाहिर करते हैं, अपना डिस्प्लेजर जाहिर करते हैं। तो ये जो है किया है दूसरी दफे, अगर ये पहली दफे ही करते तो शायद जो है उसका कोई असर होता। और मेरे को लगता है कि भारत सरकार को अमेरिकन के साथ बैठ के उनको डिप्लोमेसी लेवल पे ये समझाना पड़ेगा कि आप, ऐसा नहीं है कि आप किसी भी देश के, वो ठीक है वो जहाज हमारे नहीं थे लेकिन उसमें जो काम करने वाले जो थे वो हमारे थे। तो इस बिल्कुल चीज का ध्यान रखा जाए कि किस देश के लोग किस जहाज के अंदर हैं और उसके ऊपर तब जो है उसके ऊपर हमला करना चाहिए, देश पूछ के। ये नहीं कि जो भी आपको जहाज दिखाई दे उसमें भारतीय जो है उनके ऊपर हमला कर दे। ये मेरे को लगता है कि भारत सरकार को बहुत ही कड़े शब्दों में इसको जो है अपना पॉइंट जो है रेज करना चाहिए डिप्लोमेटिक लेवल पर। जी बिल्कुल सर। एक आखिरी सवाल सर है, वो ये है कि अमेरिका की सर अभी मौजूदगी क्या है ईरान के आसपास? उसके युद्धपोत और उसके जितने भी नौसैनिक जहाज हैं, क्या वो ऐसी स्थिति में है कि दोबारा कभी भी चाहेगा, जैसा ट्रंप कह रहे हैं, वो हमला कर सकता है? वहां उसकी मौजूदगी पहले जितनी है? पहले जितनी है उसमें अगर आप देखेंगे जो उनका एयरक्राफ्ट कैरियर था फोर्ट गैरल, वो जो है वापस चला गया। लेकिन ये जो बाकी आया हुआ है इनका एयरक्राफ्ट कैरियर जो आया हुआ है वो, और बाकी जो उसके साथ डिस्ट्रॉयर्स है, फ्रिगेट्स है, वो वहां पे है। उनके जो है बाकी जो हवाई जहाज वगैरह है वो F-35 वगैरह वो सारे बारे वहां से कोई गया नहीं है। तो इसलिए उनकी क्षमता तो है, लेकिन उस क्षमता का मैं बता रहा हूँ, आप 5 साल तक भी आप जो है मिसाइलें दागते रहोगे तो भी आप ईरान को घुटनों पे नहीं ला पाओगे। अगर आपको ईरान के अंदर जाके कुछ हासिल करना है तो आपको अपने ट्रुप्स को वहां पे उतारना पड़ेगा, और जो एक बड़ा जोखिम का काम है जिसके लिए अमेरिका ना पॉलिटिकली तैयार है ना मिलिटरीली तैयार है, क्योंकि ईरान में अगर वो फंस गए तो वहां से निकलना मुश्किल हो जाएगा। जी सर, अगर हम अनुमानित तौर पर ही बात करें, अनुमान ही लगा सकते हैं हम, तो अगर अमेरिका उतरता भी है तो हजारों की संख्या में सैनिकों की जान जा सकती है, ऐसा हम मान सकते? बिल्कुल जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है, क्योंकि आईआर जैसी आप देखो, जो ईरानियन आर्मी है वो एक एक्सपीरियंस प्रोफेशनल आर्मी है। वो इराक की 8 साल तक वो इराक के साथ लड़ चुके हैं, उनको पता है लड़ाई क्या होती है। और इतनी पुरानी सिविलाइजेशन है जिसमें शहीदी एक बहुत बड़ी उनके अंदर ताकत है। वो उसमें वहां पर इस चीज का कोई नहीं, मरने से कोई नहीं डरता, वो देश के लिए शहीद होने के लिए सब तैयार है। तो मुझे लगता है कि ऐसे देश के साथ आप कितनी भी कोशिश कर ले, कितने भी ट्रुप्स उतार ले, अब वो 2,500 मरीन्स हैं या 82 एयरबोर्न डिवीजन की एक ब्रिगेड है, एक ब्रिगेड में 3-4 हजार लोग होते हैं। 3-4 हजार लोग वो है, 2,500 हुए, 6,500 से लोगों से अगर आप सोचते हो कि इतने बड़े देश के ऊपर कब्जा कर सकते हो तो मैं वो नामुमकिन है। और वो मुझे नहीं लगता कि जो पेंटागन है, जो पेंटागन के जनरल्स है, उनके जो एडवाइजर्स है, वो कभी भी इस चीज को डोनाल्ड ट्रंप साहब को बताएंगे कि जी आप हमला कर दो, वो कभी नहीं करेंगे। इसलिए आप देखेंगे कि पिछले 3-4 महीने में कम से कम 10-11 जनरल्स को जो है सैक कर दिया गया, घर भेज दिया गया, कि उन्होंने मना कर दिया। वो उनको पता है कि लड़ाई किस तरीके से लड़ी जाती है। डोनाल्ड ट्रंप साहब को पता नहीं है, ना जो है मिनिस्टर है उनको भी नहीं पता कि लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। तो इसलिए लड़ाई लड़ने के लिए हर आदमी, जो जनरल्स वगैरह है, उनको पता होता है कि किस तरीके से, कहाँ पे लड़ना है, किस तरीके से लड़ना है। ये डोनाल्ड ट्रंप साहब के
ट्रुथ सोशल पे जो है बयान देने से लड़ाई नहीं लड़ी जाती। जी बिल्कुल सर। चीन और रूस कह रहे हैं सर कि दोनों देश संयम बरतें, फिर से युद्ध वाली स्थिति में ना आए, आपसी बातचीत से मामला सुलझा लें। लेकिन चीन और रूस को लेकर हम ये भी मानते हैं कि ईरान के ये सहयोगी भी हैं, ईरान के ये हमदर्द भी हैं। क्या इनकी ओर से अभी ईरान को कुछ भेजा जा रहा होगा, हथियार या कोई ऐसी मदद कि युद्ध की स्थिति में थोड़ा बचाव कर सकें अपना? देखिए, जहां तक सवाल है रशिया का, रशिया तो भेजने की उसमें नहीं है, स्टेट सिचुएशन में नहीं है कि रशिया कुछ हथियार वगैरह दे सके। जहां तक सवाल है चीन, चीन एक सबसे जो है स्मार्ट ऑपरेटर है। चीन जो है डिप्लोमेटिकली आपको सपोर्ट करेगा, यूएन में आपको सपोर्ट करेगा, लेकिन चीन डायरेक्टली कभी भी, ईरान की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आप किसी भी देश के लिए चीन कभी भी अपनी सैन्य शक्ति का इस्तेमाल नहीं करेगा। और ये उनको जो है ईरान को, उनका ईरान का एक ट्रांजैक्शनल जो है उनका अलाइनमेंट है कि ठीक है हमको सस्ता तेल मिलता है ईरान से, हम दे रहे, अदरवाइज चीन का कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। तो मुझे लगता है कि हाँ, इंटेलिजेंस खबरें देना, सर्वेलेंस करना, जो चाइना के और रशियन ऊपर सैटेलाइट्स है उनके एग्जैक्ट लोकेशन बताना कि अमेरिकन की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, और उसी की वजह से जो मैं कह रहा था कि 20-21 टारगेट्स के ऊपर हमला किया गया जिसमें 4 कामयाब हुए हैं, उसमें जो है चीन का और रशिया का सहयोग है एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए कि कौन सा मिलिट्री एसेट कहां पर है। जी बिल्कुल। सिरोही सर, बहुत शुक्रिया सर, वन इंडिया के साथ आप जुड़े और आपने हमारे दर्शकों को बताया है कि ट्रंप की धमकी का क्या मतलब हो सकता है, क्या सच में सबसे बड़ा हमला होने जा रहा है अमेरिका का ईरान पर, ईरान की कैसी तैयारियां हैं। तो युद्ध से जुड़ी सारी अपडेट्स हमने आपको बता ही दी हैं। अगर सच में युद्ध की फिर से शुरुआत होती है या कोई और नई बड़ी खबर आती है, वो आपको लगातार वन इंडिया पर मिलती रहेगी। इसके लिए आपको लगातार वन इंडिया पर बने रहना होगा। फिलहाल तक के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी कल। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.